वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का वीडियो थोड़ा डिले हो गया है, सिस्टम क्रैश कर गया था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन जो होगा वो प्योर करंट अफेयर्स का होगा। ठीक है, जो हर एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होगा। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये सेग्रीगेट कर दिया है। ये फोकस करेगा बैंकिंग एंड फाइनेंस पे, जो हाईली यूज़फुल होता है जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं आरबीआई का, सेबी का, एसबीआई का, आईबीपीएस पीओ का, आरआरबी का, यानी बैंकिंग रिलेटेड जितने सारे एग्जाम्स होंगे उसके लिए होंगे। ये आज मंडे है 10 नवंबर 2025, इसलिए ये फोकस किया गया है आपका सिर्फ प्योर करंट अफेयर्स पे। इस पे फाइनेंस का, बैंकिंग का कोई भी न्यूज़ शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, देखो पिछला जो वीडियो आया था वो 7 था, है ना, लेकिन उसमें इसका मतलब 7, 8, 9 3 दिन का गैप हो गया है। तो ये 3 दिन का जो न्यूज़ है वो कवर कर लेगा आपका इस वीडियो में। और वैसे भी सैटरडे संडे को ज़्यादा न्यूज़ आता नहीं है। ठीक है, तो हमारा इससे क्या होगा, कंटिन्यूटी बने रहेगी, कुछ मिस नहीं होगा। ये जो आज का वीडियो है इसमें मेन कौन सा न्यूज़ इंक्लूड किया गया है। हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। फिर 7 नवंबर को इंडिया में सिर्फ मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 9 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल लीगल सर्विस डे, वो इंडिया में मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है अगर इंडिया में कोई भी अरेस्ट होता है किसी भी लॉ के तहत, तो उसको एक रिटन कम्युनिकेशन में बताना पड़ेगा कि आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है। इसके डिटेल के बारे में जानेंगे, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने डिक्लेयर किया है गुजरात 2025 को सेलिब्रेट करेगा एज अ ट्राइबल प्राइड ईयर। फिर गुजरात इंडिया का पहला स्टेट है जिसने लॉन्च किया है ट्राइबल फोकस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग। 84th एनुअल सेशन इंडियन रोड कांग्रेस का ये भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में। फिर श्री श्री रविशंकर, इसको आप जानते होंगे, इनको 2025 का वर्ल्ड लीडर्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला है। ये एक एक लाइन का ये सारा न्यूज़ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस MKI-A, MKI नहीं है MK-1A जो फाइटर प्लेन है उसके लिए 113 इंजन्स बाई करेगा फ्रॉम GE। ये एक अमेरिकन कंपनी है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, इसने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दिया है बिटवीन दिल्ली एंड शंघाई। आपको याद होगा अक्टूबर में 5 इयर्स के बाद पहला इंडिया चाइना के बीच जो डायरेक्ट फ्लाइट था वो इंडिगो का था फ्रॉम कोलकाता टू ग्वांगझाओ। सेकेंड जो फ्लाइट है जो दिल्ली को कनेक्ट करेगा शंघाई से, वो कल यानी कि 9 को उड़ा था फ्रॉम IGI एयरपोर्ट दिल्ली, शंघाई को कनेक्ट करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। रोड्रिगो पाज, इन्होंने शपथ ले लिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया। ठीक है, और बोलीविया में 20 इयर्स ऑफ वन पार्टी रूल। ठीक है, लेफ्टिस्ट जो थे उनके रूल्स का एंड कर दिया। फिर एक न्यूज़ आया था कजाकिस्तान, वो ज्वाइन कर रहा है अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में जानेंगे। राहुल VS, ये बन चुके हैं इंडिया के 91st चेस ग्रैंड मास्टर। इंडियन हॉकी अपना 100 ईयर का सेलिब्रेशन कर रहा है। ठीक है, 2025 में। और क्रिकेट में अभिषेक शर्मा ने सबसे कम बॉल फेस करते हुए फास्टेस्ट 1000 रन का टिम डेविड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, और फिर कुछ प्रैक्टिस MCQs होंगे जिसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं डे से। आज 10 नवंबर है तो 10 नवंबर का ही डे ले लें। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। और फिर डेज में हम लोग क्या याद करते हैं, थीम 2025 का थीम है, यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050। ये डे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, इतना याद कर लें काफ़ी रहेगा। अब जो काम का है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2025, ये देखो कब मनाया जाता है, 7 नवंबर को। ठीक है, तो पहले एग्जाम का कर लेते हैं। भारत में 7 नवंबर को सिर्फ इंडिया में 2014 ऑनवर्ड्स मनाया जा रहा है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ठीक है,
कारण क्या है? 7 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं हम लोग नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जबकि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। कारण ये है, आपने नाम सुना होगा इनका, मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी, इनका जन्म पोलैंड में हुआ था, लेकिन बाद में ये फ्रांस के नागरिक बन गई थी। मैडम क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल, केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो हेनरी बैक्यूरेल का नाम आया होगा। दोनों ने मिलके रेडिएशन पे रिसर्च किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, और इसके लिए 1903 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये खोज उन्होंने किया था 7 नवंबर को। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम 7 नवंबर को मनाएंगे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियोथेरेपी यूज़ किया जाता है ना। और अगर मैडम क्यूरी उसका डिस्कवरी नहीं करती तो शायद कैंसर में यह ट्रीटमेंट इस्तेमाल आज नहीं होता। इसीलिए 7 नवंबर को भारत में मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग क्या याद करते हैं? थीम। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम होगा वही हमारा भी इस साल थीम होगा। वर्ल्ड कैंसर डे ने डिसाइड किया है 25, 26 और 27, यानी कि 3 साल तक उसका एक ही थीम रहेगा। थीम क्या रहेगा? यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब 2025 में भी भारत का नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे का थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। ये याद रहेगा। ठीक है, ये तो फिर आपको बता ही दिया था। मैडम क्यूरी में एक चीज़ और याद रखना, ये जो मैडम क्यूरी है ना, ये वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल था जिसको फिजिक्स का प्राइज़ मिला था 1903 में। ठीक है, इन्होंने हेनरी बैक्यूरेल के साथ इसको शेयर किया था। ये वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी पर्सन है जिसको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में नोबेल प्राइज़ मिला है। 1911 में इनको मिला था नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री फॉर, ठीक है, केमिस्ट्री फॉर डिस्कवरिंग पोलोनियम एंड रेडियम। देखो, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन पे रिसर्च कर रही थी। वो तो ठीक है, अगर आप एक्सपोज हो गए रेडिएशन का ज़्यादा, बहुत चांसेस है आपको कैंसर की बीमारी हो जाएगी। उस समय तो किसी को पता नहीं था, और मैडम क्यूरी का डेथ भी ना कैंसर से ही हुआ था। ठीक है, फिर एक बेहद सिंपल सा है, बहुत सारे एग्जाम्स में आप देखोगे ये क्वेश्चन आएगा, बहुत गलती करते हैं लोग। हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं पैथोजेंस के कारण। पैथोजेंस मतलब जो फॉरेन बॉडी जो हमारे बॉडी में आता है, और बेसिकली कहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेसिकली क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, या फिर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से आपका होता है वो मलेरिया वगैरह होता है। कैंसर याद रखना, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता। कैंसर किसको कहते हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द बॉडी। हमारा सेल डिवाइड करता है तभी तो हम ग्रो करते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, किसी कारणवश, वो हो सकता है म्यूटेशन के कारण सेल डिवीजन होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेल डिवीजन ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है, इससे ना हमारे बॉडी में बन जाता है ट्यूमर, यानी कि एक बड़ा सा गांठ जैसा बन जाता है। ये जो ट्यूमर है ना, वो बनता है अनकंट्रोल सेल डिवीजन से। फिर सेल कैंसर को पता करने के लिए इस ट्यूमर का किया जाता है बायोप्सी, यानी कि इसको छोटा सा काट के इसमें से निकाला जाता है, सैंपल लिया जाता है, फिर उसको देखा जाता है लैब में। ये जो हो सकता है ट्यूमर, ये बेनाइन हो सकता है। ठीक है, BEGNIN, बेनाइन। बेनाइन का मतलब है ये हार्मलेस है, तो वो कहते हैं कि इसको मत छेड़ो, रहने दो, ठीक है। या फिर हो सकता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब होता है ये आपके लिए प्रॉब्लम बन गया है, जानलेवा बन गया है। तो जो ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाता है उसी को कैंसर बोलते हैं। ठीक है, बेनाइन होगा तो उसको कैंसर नहीं बोलते, मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही बोलते हैं कैंसर। ये थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, बहुत गलतियाँ होती है इसमें। अब बिल्कुल आपने स्कूल में पढ़ा होगा इसको। फिर एक इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल लीगल सर्विस डे।
याद रखना, इसको मनाया जाता है 9 नवंबर हर साल। 9 नवंबर को ही क्यों? ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड बता दें। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 39। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हिंदी में कहते हैं इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें स्टेट को कहा गया है आपको ये सब काम करना है, लेकिन ये काम तब करना जब आपको लगे कि आपके पास रिसोर्स आ गए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगा हुआ था, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें अमेंडमेंट किया और इसमें जोड़ दिया ए। देखो जिस आर्टिकल में ए बी सी डी वगैरह जुड़ा हुआ देखते हो ना, इसका मतलब इसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके इसको लाया गया है। ठीक है, तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट में चेंज किया था। इसने आर्टिकल 39A ऐड किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और इसमें कहा गया था कि स्टेट का ये ड्यूटी होगा कि वो सबको इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये देखो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था। ये लॉ पास किया था कब? 1987 में, और इस लॉ का नाम था लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये इम्प्लीमेंट हुआ था 9 नवंबर 1995। अब क्योंकि ये 9 नवंबर 1995 को इम्प्लीमेंट हुआ था, इसीलिए इसको 9 नवंबर को मनाया जाता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो 39A को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें कहा गया है, जो 39A में है ना, बिल्कुल सीधी सी बात, उसमें कहा गया है स्टेट लॉ बनाएगा या ऐसा प्रोविज़न करेगा जिसके द्वारा भारत के जो अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, शुद्ध हिंदी में बोले तो जो गरीब हैं, वो जो दबे कुचले वर्ग हैं भारत में, उनके लिए फ्री लीगल एड करवाएगा। फ्री लीगल एड का मतलब होता है जैसे केस होता है, आप खुद लड़ नहीं सकते, नॉर्मली आपको एक वकील हायर करना पड़ता है। वकील तो पैसा लेता है, एक गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लेकर आएगा। और दूसरा ये भी होता है ना, मानते हैं कि गांव के जो गरीब, गांव में जो लोग रहते हैं, उनको अपने कानून के बारे में, अधिकार के बारे में पता नहीं है। फिर जब अधिकार के बारे में पता नहीं है तब तो फंस जाएंगे ना वो। तो फिर 39A कहता है राज्य, राज्य का मतलब सेंटर और स्टेट, ठीक है, दोनों, वो इनके लिए वकील की मुहैया करेंगे, वो इनके लिए लॉयर्स बनाएंगे। ठीक है, हम लोग लॉयर्स और एडवोकेट के टेक्निकल डिफरेंस में नहीं जाएंगे, सिंपल सा रखते हैं, वो लॉयर्स इनके लिए इकट्ठा करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ताकि इनको जस्टिस मिल सके। इसीलिए पास किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसमें ये प्रावधान है, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी में, इसमें फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा किसको? मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, गरीब और दबे कुचले वर्ग को। और फिर ये ऑर्गेनाइज करेगा लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। लोक अदालत क्या होता है? इसमें भी देखो जज ही बैठते हैं। इसमें ये होता है, अल्टरनेटिव मेथड है ये। इसमें लोगों को कहा जाता है भाई इतने साल से मुकदमा लड़ रहे हो तुम दोनों, इसका समझौता कर लो, आपस में बैठो, फैसला करो और फटाफट केस को सॉल्व करो। इसी को कहते हैं लोक अदालत। ठीक है, तो देखो ये तो देखो कंटेक्स्ट था 39A, ठीक है, और उसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 पास किया गया। ठीक है, और डेज की जब हम लोग वापस आएंगे ना डेज में, तो डेज में एक चीज़ और याद करते हैं, थीम। तो 2025 का थीम क्या है? जस्टिस फॉर ऑल थ्रू द लेंस ऑफ लीगल एड। ये तो डेज का हो गया। अब देखो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट से भी ना क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत डेप्थ में हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लो। हमारे देश में ना लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत
हमारे देश में ना 3 लेयर ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी बनेगा, एक नेशनल होगा, एक स्टेट होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। तो जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होगा, शॉर्ट पे इसको नालसा भी बोलते हैं, ये सेटअप किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, नेशनल लेवल का हो गया। और इसके पेट्रन जो होते हैं ना, वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी फिलहाल कौन है? जस्टिस BV गवाई, गवाई साहब इसके अभी पेट्रन होंगे। भारत में जितने सारे हाई कोर्ट्स हैं, हर हाई कोर्ट में एक बनेगा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो फिर इसका चेयरमैन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। याद रखना, भारत में 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, 35 हो गए। दिल्ली को छोड़ दें तो किसी भी यूनियन टेरिटरीज में अपना एक हाई कोर्ट नहीं है। इसका मतलब हाई कोर्ट्स कुछ स्टेट और यूटी शेयर करते होंगे, जैसे कोलकाता हाई कोर्ट देख लो। कोलकाता हाई कोर्ट जो है बंगाल का भी है, और इसके साथ साथ ये अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट देख लो, चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का भी है। भारत में टोटल हाई कोर्ट फिलहाल अभी कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है। फिर थर्ड यूनिट क्या हो जाता है? डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में भारत में एक सेटअप होगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, और इसका हेड कौन होगा? जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो इसका हेड होगा। ये 3 स्ट्रक्चर है। ठीक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है लीगल सर्विस अथॉरिटी का, थोड़ा इसको भी ध्यान रखना आप लोग। अब देखो, एक और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट्स आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, थोड़ा सा लीगल हो जाता है, लेकिन इसको याद करो, अच्छा ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है, अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो तो फिर आप उसको रिटर्न में बताओगे कि आपको किस कारण से अरेस्ट किया गया है। यही जजमेंट है, और इसमें बेसिकली आर्टिकल 22 का इस्तेमाल किया गया है। वो अभी देखते हैं क्या है। न्यूज़ क्या था? डिवीजन बेंच। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया डिवीजन। हमेशा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस जाता है उसमें एक सिंगल जज कभी नहीं बैठता, कम से कम आपको 2 जज का बेंच बनेगा। ठीक है, 2 जज का जो बेंच होता है ना, उसी को कहते हैं क्या? डिवीजन बेंच। फिर एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक बेंच, पीठ बोलते हैं ना हिंदी में बेंच को, संवैधानिक पीठ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है कि वो उस मैटर को देखेगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात है, जहाँ पे संविधान के व्याख्या की बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम जो जज होते हैं ना, वो होते हैं आपके 5। और फिर केस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो डिसाइड कर सकता है। बेंच 11 जज का भी बेंच हो सकता है। ठीक है, जो केशवानंद भारती केस में आपने, सॉरी, हाँ, केशवानंद भारती केस में बना था, 11 जज का बेंच था वो। ठीक है, तो डिवीजन बेंच का मतलब हमेशा याद रखना, इसमें 2 जज होंगे। ये जो डिवीजन बेंच था, इसमें 2 जज थे। एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई, और दूसरे थे जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। इनके सामने एक केस आया था। केस का नाम था मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004। इसको हम लोग मुंबई BMW हिट एंड रन केस भी जानते हैं। ठीक है, जजमेंट में आने से पहले थोड़ा सा केस जान लो। केस क्या था? मिहिर राजेश शाह BMW चला रहे थे, रात को सोए हुए लोगों पे इन्होंने चढ़ा दिया और लोगों का डेथ हो गया। डेफिनेटली इनको आइडेंटिफाई किया गया, इनको पकड़ा गया, मुंबई पुलिस ने पकड़ा, इनके खिलाफ केस कर दिया। ठीक है, केस किया। फिर इन्होंने क्या किया, मिहिर राजेश शाह ने, वो हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने अपने अरेस्ट को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 22 के तहत जो मुझे फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन किया गया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आ गया आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 होता है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22(1) कहता है, वो ना हमें 3 फंडामेंटल राइट्स देता है। फर्स्ट, अगर हम अरेस्ट होते हैं, यानी कि पुलिस अगर हमें अरेस्ट करता है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर हमें अरेस्ट करता है, तो हमें ये जानने का अधिकार है कि हमें क्यों अरेस्ट किया गया, कॉज।
दूसरा, हमें अपने मनपसंद का लॉयर हायर करने का अधिकार है जो हमारा मुकदमा लड़ सके। और थर्ड, जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है ना, उसको 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा फॉर रिमांड। थर्ड वाला जो है वो थोड़ा सा समझ लो। लॉ कहता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उस पर्सन को 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसको अरेस्ट करना है या नहीं करना। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल इशू है। जैसे सपोज करो किसी नक्सल को दांतेवाड़ा के जंगल में अरेस्ट किया छत्तीसगढ़ के पुलिस ने। अब उसको लेकर वो आएगा और फिर जो नियरेस्ट जज होगा उसके पास लेके जाएगा ना। हो सकता है 24 घंटे में वो ना पहुंच सके, जंगल है, बिगड़ इलाका है, ना पहुंच सके, ऐसा हो सकता है ना। इसीलिए 22(1) में कहा गया है कि उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए, या एज सुन एज पॉसिबल कहा जाता है, एज सुन एज मे बी। इसका मतलब वो देखा जाता है कि रीजनेबली ये 24 घंटे के अंदर मेरे पास आया है कि नहीं, क्योंकि मजिस्ट्रेट देखेगा कब तुमको अरेस्ट किया गया और इतना टाइम क्यों लगा आने में। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट एग्री करता है तो कहता है ठीक है इसको जेल में रखो, नहीं तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, केस डिसमिस, वो आदमी फ्री हो जाएगा। ये तीन चीज़ हमें 22(1) में दिया गया है। मिहिर राजेश शाह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसने कहा कि मुझे ये नहीं बताया गया था कि मुझे अरेस्ट क्यों किया गया। इसका मतलब मेरा 22(1) का जो फंडामेंटल राइट्स है ये जानने का अधिकार कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया, इसका वायलेशन हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना मिहिर राजेश शाह की बात, लेकिन उसने कहा कि ये एक माइनर है, प्रोसीडरियल मिस्टेक है, लेकिन आपका क्राइम का ऑफेंस जो है ना वो इतना ज़्यादा है कि हम आपको नहीं छोड़ सकते, केस चलेगा आप पे। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था क्या यहाँ पे मिहिर राजेश शाह का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है या नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट दिया कि इस तरह के केसेस में क्या करना है। ये देखो बैकग्राउंड था, अब आपको ये जजमेंट समझ में आना शुरू हो जाएगा। जज साहब ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को, अरेस्टी का वही होता ना, व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको रिटर्न में बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, इन द लैंग्वेज ही और शी अंडरस्टैंड्स। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया और आपको मराठी नहीं आता तो फिर मुंबई पुलिस जो है ना, और आपको सपोज करो क्या आता है, आपको मान लीजिए सपोज करो आता है बंगाली, तो मुंबई पुलिस को जुगाड़ करके आपको बंगाली में लिख के देना पड़ेगा भाई आपको अरेस्ट क्यों किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर ऑफिसर जो है वो उसको रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको कोई बंगाली ढूंढ के लाना पड़ेगा ना जो लिख के देगा, तब तक वो क्या करेगा, उसको ओरली बता देगा कि हम तुम्हें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। वो पता है, इतना तो समझ में आता होगा। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन दिया जाएगा ये एक रीजनेबल टाइम लिमिट इसके लिए होना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले 2 आवर्स पहले तो देना ही देना पड़ेगा। इसका मतलब किसी भी हालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से पहले 2 घंटे पहले उस आदमी को रिटर्न में पता होना चाहिए उसी के भाषा में कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, यानी 2 आवर्स पहले तक। ये ध्यान रखना, 2 आवर्स याद रखना। आप अच्छा एग्ज़ाम दोगे ना, अच्छा का मतलब यहाँ पे हो जाता है जैसे पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम देते हो, सिविल्स का भी दोगे, लेकिन हम सिविल्स की बात नहीं कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह भी दोगे, ये सब पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान रखना। और नॉर्मल एग्ज़ाम है उसमें बस यही है 22A और ये सब जो है था वो याद रखना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि भारत के किसी भी कानून के तहत उसको अरेस्ट किया गया होगा उस समय भी उसको रिटर्न फॉर्म में बताना होगा, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर इसका फॉलो नहीं किया गया तो फिर उसका जो अरेस्ट और सब्सिक्वेंट रिमांड है वो इलीगल होगा और उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ना
22(2). 22 जो है ना 2, वो कहता है कि 22(1) में जो आपको अधिकार दिया गया, पहला अधिकार क्या था, आपको ये जानने का अधिकार कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, आपको अपना वकील हायर करने का अधिकार है, और फिर 24 आवर्स के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ये अधिकार जो है ना 2 आदमी को नहीं मिलेगा, वो मेंशन किया गया है 22(2) में। एक है एनमी एलियन, ठीक है, और दूसरा है जिसको अरेस्ट किया गया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। एनमी एलियन का मतलब क्या होता है, देखो एलियन वर्ड है, एलियन का मतलब ये मत समझना दूसरे ग्रह से आया हुआ है, वो नहीं। हमेशा याद रखना लॉ में एक होता है जब भी एलियन शब्द का यूज करते हैं ना, इसका मतलब होता है फॉरेनर, जिसको हम लोग विदेशी बोलते हैं, ठीक है। एनिमी एलियन का मतलब क्या है, जैसे कोई पाकिस्तान से आया भारत में इलाज करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर मेडिकल वीज़ा पे आया है, इलाज करवाया है, गाड़ी चलाने का शौक हुआ, किसी को ठोक दिया, तो अब उसको पुलिस पकड़ लेगा, है ना। तो जैसे केस चलता है वैसा चलेगा, वो एनिमी एलियन नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा, उसको 22(1) का पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन एक आतंकवादी है, वो चुपके से घुस गया भारत में, उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, वो पकड़ा गया, भारत सरकार कहता है कि हम आपको 22(1) का कोई सुविधा नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारे लिए क्या हो, एनिमी एलियन, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा कानून होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे सबसे पहले पास हुआ था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सरदार पटेल जब थे होम मिनिस्टर, और अभी है UPAA, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, UPAA। UPAA के तहत अगर आपको पकड़ा जाता है तो 1 साल तक आपका कोई जज के सामने पेश नहीं होता, बेल वेल की कोई सुविधा इसमें नहीं होती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, जैसे NSA हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, पहले होता था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टाडा, टेररिज्म डिस्ट्रप्शन एक्ट, ठीक है, ये सब कानून थे। कोफोपेसा जो इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए था। इन सब में आपको 22(1) का कोई भी प्रोटेक्शन लागू मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ना, वो 22(2) के तहत जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं एनिमी एलियन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिसको पकड़ा गया है, उस पर लागू बिल्कुल नहीं होगा। फिर आ जाओ गुजरात ऑब्जर्व करेगा 2025 एज द ट्राइबल प्राइड ईयर। ये गुजरात के CM हैं भूपेंद्र पटेल साहब, ठीक है। एक चीज़ और भी याद रखना, इससे पहले शायद सितंबर में गुजरात ने अनाउंस किया था, गुजरात गवर्नमेंट ने, कि 2025 को वो सेलिब्रेट करेगा एज द ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इसका मतलब अभी, ठीक है, अभी तक जब तक हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, यानी कि 10 नवंबर 2025 को गुजरात गवर्नमेंट ने 2025 को 2 साल के रूप में मनाने के लिए घोषित किया है। एक है ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और दूसरा है ट्राइबल प्राइड ईयर। ऐसा गुजरात ने क्यों किया, आपने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा का। भारत सरकार उसका 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, यानी पूरे साल भर का ये सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। 1 से 15 नवंबर 2025 को भारत सरकार मना रहा है जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा, ठीक है, ये हिंदी में ही है, पखवाड़ा का मतलब होता है फोर्टनाइट, ठीक है। तो 1 से 15 पूरे इंडिया में ना, जहाँ जहाँ स्पेशली जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम आपके आयोजित हो रहे हैं। वही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था गुजरात में, जहाँ पे भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हम 2025 को मनाएंगे ईयर ऑफ अर्बन ट्राइबल प्राइड ईयर। ये देखो हिंदी का इंग्लिश कर दिया, जनजातीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइबल, गौरव प्राइड वर्ष ईयर, तो इसी को उसने कन्वर्ट करके कर दिया ट्राइबल प्राइड ईयर। ये 15 नवंबर तक चलेगा। क्यों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 नवंबर जो बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है,
उसको मनाया जाता है हिंदुस्तान में एज अ जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, इसका मतलब 15 नवंबर 2025 को ये जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा वो ख़त्म हो जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के सेलिब्रेशन के साथ। और पहला जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया था? 15 नवंबर 2021 को। थोड़ा सा हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में जान लें। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 15 नवंबर 1875 को उलिहातू। ये अभी फ़िलहाल कहाँ पे है? झारखंड में। नाम से लगता है ये किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? मुंडा ट्राइब से। और ये एक फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने छोटा नागपुर एरिया, उस समय छोटा नागपुर अभी भी है, छोटा नागपुर जो प्लेटू है वो अभी बेसिकली आ जाता है, थोड़ा सा पार्ट है बिहार में, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर इधर आपका आ जाएगा बंगाल। ये मिली एरिया है। यहाँ अधिकतर देखना ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इन ट्राइबल पॉपुलेशन को उन्होंने इकट्ठा किया और ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया, उसको लीड किया। लेकिन बाद में फिर पकड़े गए और 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। इनको एक फ्रीडम फाइटर में आना जाता है। भारत में ट्राइबल मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी बोला जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। इसका मतलब होता है फादर ऑफ द अर्थ। इनको भगवान भी मानते हैं, इसलिए देखिएगा भगवान बिरसा मुंडा भी बोलते हैं। ठीक है, काम का चीज़ क्या याद रखना है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसने शुरुआत किया है भगवान बिरसा मुंडा प्राइज फॉर सिकल सेल ड्रग्स इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। भारत में जो सिकल सेल का जो प्रॉब्लम है और थैलेसीमिया का, दोनों ब्लड डिसऑर्डर हैं, जेनेटिक डिजीज़ हैं, ये ट्राइबल पॉपुलेशन में एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन के ज़्यादा पाया जाता है। तो फिर यूनियन मिनिस्ट्री जो है ना ट्राइबल अफेयर्स, वो चाहता है कि भारत में इस पर रिसर्च हो, न्यू ड्रग्स का खोज हो। इसके लिए उसने एक प्राइज़ अनाउंस किया है जिसका नाम रखा है भगवान बिरसा मुंडा प्राइज़ फॉर सिकल सेल ड्रग्स। यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया सिकल सेल। सिकल सेल क्या होता है? जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड जो होता है ना उसमें आपका पाया जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स दो चीज़ से बना है, एक बना है प्रोटीन और प्लस ये बना है आपका हीमोग्लोबिन से, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो बना हुआ है आपका आयरन का, ठीक है। और आयरन है, रेड कलर होता है, इसलिए हमारा ब्लड रेड होता है। दूसरा क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ना वो हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है और फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, जो टिश्यूज़ वगैरह हैं, ऑर्गन्स है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन हम किससे लेते हैं? मुंह से लेते हैं, सांस लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं ना आपका। तो फिर वहाँ से ये सारा जो आपका सप्लाई होगा बॉडी में, वो ये हीमोग्लोबिन के थ्रू किया जाता है, ठीक है, ताकि वो टिश्यूज़ स्वस्थ रहें और अपना काम प्रॉपर कर सकें। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है सिकल सेल का। सिकल सेल का मतलब जो होता है ना, वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो शेप हो जाता है वो लगभग सिकल एस के टाइप का हो जाता है और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसका साइज़ बड़े होने के कारण क्या होता है, ये ना बहुत बार क्या करता है, ये आर्टरीज जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो करता है, आरबीसी वगैरह, उसको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। ब्लॉक जब करेगा तो क्या होगा, या तो कम्प्लीटली खून का जो बहाव है बंद हो जाएगा, ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा, या फिर ब्लड का फ्लो बहुत ही कम हो जाएगा। अगर ब्लड का फ्लो बहुत ही कम हो जाएगा इसका मतलब आरबीसी का फ्लो कम हो गया, आरबीसी का फ्लो कम होने का मतलब हीमोग्लोबिन का फ्लो कम हो गया, हीमोग्लोबिन का फ्लो कम होने का मतलब ऑक्सीजन का फ्लो कम हो गया, ऑक्सीजन का फ्लो कम होने का मतलब है वहाँ पे जितना रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन जाना चाहिए उस पार्ट ऑफ बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब उस टिश्यूज़ में ना प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। सबसे कॉमन इम्पैक्ट क्या है, हमें थकान लगना शुरू हो जाता है, फैटीग होता है। इसी बीमारी को ना एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया बोलते हैं। और बोलचाल की भाषा में सुनते हो ना, लोग कहते हैं खून की कमी हो गई, खून की कमी हो गई। वो कुछ नहीं होता है, वो बेसिकली ये हीमोग्लोबिन में ना आयरन जो है, ये हीमोग्लोबिन कम हो गया है उसका।
ये ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी के लिए एक नए ड्रग्स की खोज करनी है। इसी के लिए बनाया गया भगवान बिरसा मुंडा प्राइज फॉर सिकल सेल ड्रग्स। अब देखो, इसी से रिलेटेड है गुजरात वाला न्यूज़। ये आपने शायद सुन रखा होगा। गुजरात ने भारत का पहला स्टेट है जिसने ट्राइबल फोकस करते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट किया है। जीनोम बेसिकली जीन्स होता है। जीन्स हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जीन्स में ही आपका होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में होता है डीएनए। डीएनए हमारे बॉडी का जेनेटिक ब्लूप्रिंट कैरी करता है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में है। डबल हेलिक्स होता है ना डीएनए। रॉबर्ट वॉटसन ने किया था ना, डॉक्टर वॉटसन ने, उनका भी डेथ भी हो गया है। ठीक है, छोड़ो उसको। तो ये होता है क्या, डीएनए। अब देखो, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये जो है ना थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ये ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें भी जो आपका हेमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है थैलेसीमिया में। ये देखो, ये है ना थैलेसीमिया। सिकल सेल तो बता दिया, थैलेसीमिया क्या होता है। इसमें भी हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है एबनॉर्मल हो जाता है। तो हमारा बॉडी जो है ना उसको आइडेंटिफाई करता है एज अ फॉरेन बॉडी। तो उसको लगता है ये तो बॉडी का पार्ट है ही नहीं, उसको अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो जब उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा तो फिर ब्लड है ना, वो भी तो गायब होना शुरू हो जाएगा ना। हेमोग्लोबिन आरबीसी ही हमारा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएंगे। उस तरह की बीमारी को कहते हैं थैलेसीमिया। इसमें भी वही सिम्टम वगैरह होता है, एनीमिया वगैरह होता है। और थैलेसीमिया में ट्रीटमेंट क्या है, उसमें बार बार ना आपको आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। कहते हैं ना खून चढ़ाना पड़ता है, उस तरह के आदमी को बार बार आरबीसी रिप्लेस करना पड़ता है उसकी बॉडी में। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ब्लड डिसऑर्डर है, दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, और ये अधिकतर पाए जाते हैं भारत में ट्राइबल पॉपुलेशन में। ठीक है, इसीलिए भारत सरकार ने, तो जेनेटिक अगर है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस जीन के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गुजरात गवर्नमेंट कहता है कि हम ये काम करेंगे, अपने ट्राइबल्स पे करेंगे। ठीक है, कोई अलग सा नहीं होगा। भारत सरकार ने नेशनल जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखा है, उसी के तहत गुजरात गवर्नमेंट ये काम कर रहा है। गुजरात गवर्नमेंट से ये काम कौन करेगा, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर गांधीनगर, वो इसको जिम्मा दिया गया है। उसने स्टेट के 31 ट्राइबल कम्युनिटी जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स में, उनका डीएनए सैंपल इकट्ठा ये कर रहा है। उनका सीक्वेंसिंग करेगा डीएनए का, उससे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ये बीमारियां हो रही है। तो जब प्रॉब्लम पता चलेगा तब फिर उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट ड्रग्स बनेंगे, और डॉक्टर्स को पता रहेगा क्या क्या हमें ट्रीटमेंट देना है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। ठीक है, यही इसका कहानी है। साइट का इन्फॉर्मेशन याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2047 तक भारत में सिकल सेल ट्रांसमिशन जो है, जो पेरेंट से बच्चों में आता है ना, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है ना, पेरेंट से बच्चों में आता है। 2047 तक भारत में सिकल सेल जो ट्रांसमिशन है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये एक चीज़ याद रखना, ये टारगेट सेट किया हुआ है भारत सरकार ने 2047 में। ठीक है, दूसरा थैलेसीमिया। वर्ल्ड में आपका जो थैलेसीमिया डे है ये आपका मनाया जाता है 8 मई को। तो 8 मई को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है थैलेसीमिया डे। सिकल सेल जो डे होता है वो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है आपका 19 जून को। साइट का इंफॉर्मेशन ये याद रखना, 19 जून हो गया सिकल सेल डे, और इंटरनेशनल वर्ल्ड सिकल सेल हो गया आपका 19 जून को, और इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे ये 8 मई को मनाया जाता है। 2047 तक भारत से सिकल सेल ट्रांसमिशन को ख़त्म करने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। गुजरात में ये सब चीज़ याद रखना। ठीक है, फिर 84th एनुअल सेशन हुआ था इंडियन रोड कांग्रेस का। ये कहाँ पे हुआ था, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है भाई, ये राजधानी है उड़ीसा की। ठीक है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। कब से, 7 to 10 नवंबर 2025। आज खत्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था, नितिन गडकरी साहब ने। वो कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और इसमें उड़ीसा के सीएम। ठीक है,
उड़ीसा के सीएम जो थे मांझी साहब, वो भी आपके प्रेजेंट थे। इंडियन रोड कांग्रेस ये क्या है, ये याद रखना, भारत में जितने हाईवे इंजीनियर्स हैं, हाईवे का मतलब रोड हाईवेज, उनका ये एक एसोसिएशन है। ये सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1934 में। याद रखो उस समय ब्रिटिश थे। ब्रिटिश टाइम में एक कमेटी सेटअप की गई थी, उस कमेटी के हेड थे जयकर। तो जयकर कमेटी ऑन इंडियन रोड डेवलपमेंट, ये सेटअप किया गया था ब्रिटिश के टाइम में 1928 में। बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, उसने एक रिकमेंडेशन ये दिया था कि एक बॉडी बनाना चाहिए जिसमें भारत में जितने हाईवे इंजीनियर्स हैं ना, वो इसमें शामिल हो, ताकि वो डिस्कशन कर सकें हम किस तरह से और बेहतर रोड बना सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उसको दूर किया जा सके। इसीलिए हर साल इंडियन रोड कांग्रेस का मीटिंग होता है, ठीक है। इस बार कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में। और इंडियन रोड कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। इंडियन रोड कांग्रेस भी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर ही आता है। फिर एक न्यूज़ आया था हाल, वो उसने जनरल इलेक्ट्रिक्स जी एरोस्पेस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। वो 113 इंजन और खरीदेगा फॉर तेजस MK-1A। यही है ना आपका, इसका अभी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हुआ था कुछ दिन पहले। पहले न्यूज़ देख लो, एग्ज़ाम के हिसाब से चलें। हाल, हाल का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये डिफेंस सेक्टर का पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, इसका ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी फाइटर प्लेन्स देखते हो या फिर हेलीकॉप्टर्स देखते हो, वो सारा HAL बनाता है। फाइटर एयरक्राफ्ट्स में ये अभी फिलहाल क्या बना रहा है, सुकोई SU-30 MKI, या फिर आप सुनते होगे मेक 29 वगैरह। हेलीकॉप्टर्स में इंडिजियसली डेवलप जो है आपका ध्रुव, या उसका जो कॉम्बैट वर्जन है प्रचंड, ये सब भी इसी ने बनाया है। इंजन जो खरीद रहा है उस इंजन का नाम है F404। देखो ऐसे भी पूछ सकता है, F404 जो अभी न्यूज़ में था वो क्या था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो F404 जो अभी न्यूज़ में था वो बेसिकली इंजन है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खरीद रहा है। किसे, जी से, जी एरोस्पेस से। ये एक अमेरिकन कंपनी है, किसके लिए, तेजस के लिए, ठीक है। तेजस अभी आते हैं, ये डील का वैल्यू कितना है, 8900 करोड़, 8900 करोड़। और उम्मीद है ये इंजन HAL को मिल जाएगा 27 to 32 के बीच में। थोड़ा ये भी ध्यान रखना, 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसी जी एरोस्पेस एंड डिफेंस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें 99 इंजन्स उसको सप्लाई करने थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास, लिमिटेड को। वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है, वो कर नहीं पा रहा है। कारण क्या बता रहा है, उसका सप्लाई चेन मतलब कुछ पार्ट जो ना कोरिया में भी बनते हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, पार्ट्स नहीं आ पा रहे, इसलिए भारत को वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए देखो एक भी तेजस MK-1A वो भारतीय सेना में, भारतीय एयरफोर्स में शामिल नहीं है। यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा ना तेजस के बारे में जान लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके तहत भारत में खुद अपना एक हल्का लड़ाकू विमान तैयार करेगा। बहुत डिले होते होते फिर ये बन के तैयार हुआ और इसका नाम वाजपेयी गवर्नमेंट ने रखा था तेजस। इसमें देखो दो मॉडल है, एक है तेजस, ठीक है, मार्क 1। ये जो है ना MK जो वर्ड देखते हो ना, मार्क लिखा होता है। तो पहला जो मॉडल था मार्क 1 था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बनाया और इसने इसको दे दिया इंडियन एयरफोर्स को। तो करीब 40 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बाद से है। लेकिन वो तो देखो बेसिक वर्जन था, इसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो इसको और अच्छा बनाता है, वो है मार्क 1A।
इंडियन एयरफोर्स ये चाहता है, क्योंकि देखो इंडियन एयरफोर्स को चाहिए प्लेन जो रिप्लेस करेगा MiG-21 को, ठीक है, तो इसको बल्क में एक प्लेन चाहिए। तो इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, उसने 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया और कहा कि हमें चाहिए 83 तेजस MK-1A, यानी कि एडवांस वर्जन चाहिए इसका, जो बेटर है आपका मार्क 1 से। हाल ने एग्रीमेंट कर लिया, और इसमें जो इंजन फिट होगा ना वो GE का फिट होगा। GE का कौन सा इंजन, जो पीछे आपने देखा था F404, ठीक है। उसके बाद फिर 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक और समझौता किया, और वो उसको कहा कि मुझे 97 और ले आओ। तो 83 प्लस 97 कितना हो गया, ये 10 हो गए, 180 एयरक्राफ्ट का उसने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। अब ये सारे जो 180 एयरक्राफ्ट होंगे ना, वो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा ये F404 इंजन, लेकिन वो सप्लाई नहीं आ पा रहा है जी से। जी कह रहा है कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है कहाँ पे, सप्लाई चेन इशू का। बहुत लोग ये कहते हैं ना, अमेरिका नहीं चाहता कि भारत अपना फाइटर प्लेन बनाए, इसलिए इनडायरेक्टली वो जी पे दबाव डाल रहा है कि जी इसको ना सप्लाई करे। जब डोनाल्ड ट्रंप प्राइम प्रेसिडेंट सेकंड टाइम बने थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वहाँ पे, दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, और फिर ये भी हुआ था कि जी जो है ना स्पीड अप करेगा, क्योंकि डिफेंस इंडिया और यूएस के बीच में एक इम्पॉर्टेंट पिलर होगा। फिर उसके बाद आप जानते हो टैरिफ होना शुरू हो गया, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो अभी तो रिलेशन अच्छे दिखते नहीं हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि दूसरा, हम लोग इंजन ले भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए फिर से आपको तेजस के बॉडी को डिज़ाइन करना पड़ेगा, इसका मतलब फिर से आपको ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जी से किसी तरह से ये इंजन ले ले, ठीक है। ये देखो कहानी है। आज तक इंडियन एयरफोर्स के पास एक भी प्लेन नहीं आया है तेजस MK-1A, ठीक है। देखो आगे बनता है कि नहीं। इंडियन एयरफोर्स को सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रंस, और एक स्क्वाड्रन में होते हैं 18 फाइटर क्राफ्ट, जबकि अभी फिलहाल उसके पास कितने हैं, 29 फाइटर स्क्वाड्रन। और MiG-21 बाइसन को रिटायर करने के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास प्लेन की ज़बरदस्त कमी हो गई है। देखिए क्या होता है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, इसने डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दिया है बिटवीन दिल्ली एंड शंघाई, ठीक है। देखो 2020 में कोविड आया, तो फिर इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट सस्पेंड हो गया। फिर जून 2020 में गलवान लद्दाख में इंडिया और चाइना के फोर्स के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें 20 इंडियंस मारे गए थे। चाइना कहता है उसके 4 लोग मारे गए थे, बहुत लोग मारे गए थे उसके, चाइना बताता नहीं है ना। उसके बाद से तो संबंध बहुत ही ख़राब हो गए। फिर सारे सस्पेंड रहे एयर फ्लाइट्स, फिर धीरे धीरे देखो संबंध सुधरने शुरू हो गए, और एग्रीमेंट हुआ था कि भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट एयर फ्लाइट स्टार्ट होगा। पहला जो डायरेक्ट फ्लाइट था वो कोलकाता से आपका कनेक्ट किया है ग्वांगझोउ को। कोलकाता में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। तो पहला जो था वो कोलकाता ग्वांगझोउ फ्लाइट था, 26 अक्टूबर 2025 को ये लॉन्च हुआ। इसका मतलब डायरेक्ट फ्लाइट कितने दिन के बाद रिज्यूम हुआ है, 5 ईयर्स के बाद। और ये फ्लाइट किसका था, इंडिगो, इंडियन कंपनी का था। तो फिर एक इंडियन आया तो अब चाइनीज़ भी आएगा ना। तो चाइनीज़ कंपनी है चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस। इसका जो पहला फ्लाइट है वो न्यू दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो डिपार्ट किया था 9 नवंबर 2025 को, और ये कनेक्ट करेगा शंघाई को। तो आज की बात करें तो कोलकाता ग्वांगझोउ डायरेक्ट फ्लाइट है, और न्यू दिल्ली शंघाई डायरेक्ट फ्लाइट है, और भी इसको किया जाएगा। याद रखना कितने दिन के बाद ये हो रहा है, 5 ईयर्स के बाद हो रहा है। ये है रोड्रिगो पास, इन्होंने शपथ ली है एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया, ठीक है। देखो जब भी इलेक्शन होता है कोई प्रेसिडेंट वगैरह बनेगा या फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इंडिया में बने या विदेश में बने, हमें याद करना पड़ता है
पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक तो उस आदमी का नाम क्या हो गया, रोड्रिगो पाज, ठीक है। वहाँ पे अभी आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था बोलीविया में, ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री या साउथ अमेरिकन कंट्री है, और वहाँ पे रोड्रिगो पाज जीत गए। दूसरा ना चांस रहता है, वो पार्टी पूछ लेता है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। रोड्रिगो पाज किस पार्टी के हैं, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, ठीक है। और बोलीविया में एक आदमी प्रेसिडेंट रहता है, और प्रेसिडेंट का टर्म पीरियड कितना होता है, 5 इयर्स, वो सबसे पावरफुल होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो ये था बोलीविया में एक लेफ्टिस्ट लीडर थे, कम्युनिस्ट मान लो उसको, ईवो मोरालेस, ठीक है, ईवो मोरालेस। इनकी पार्टी थी मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म। लगभग 20 साल से इन्हीं की पार्टी का प्रेसिडेंट बनता था, चुन के आते थे। और इसके समय में जब से ये लेफ्टिस्ट मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म पार्टी आई है ना, मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म, इसके रिलेशनशिप अमेरिका से बहुत ही ख़राब हो गए हैं। 20 ईयर्स के बाद लेफ्ट जो मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म पार्टी है, उसका कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं जीत पाया, और कौन जीता, रोड्रिगो पाज। देखो इस तरह से भी ट्विस्ट करके दे सकता है। किस देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था जहाँ पे एक पार्टी जो 20 ईयर्स से रूल कर रहा था, उसका कैंडिडेट इलेक्शन हार गया, तो वो देश का नाम बता दो, बोलीविया। रोड्रिगो पाज किस पार्टी के हैं, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स। इतना याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, यही पढ़ने का स्टाइल होता है इसमें। बोलीविया आ गया, जिसका मतलब हमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना पड़ेगा। बोलीविया का फुल फॉर्म पूरा नाम है ना, प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ बोलीविया। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, कहाँ पे, वेस्ट सेंट्रल साउथ अमेरिका में, ठीक है। आपने एक आदमी का नाम सुना होगा, साइमन बॉलीवर। ये एक रेवोल्यूशनरी थे। देखो नॉर्मली साउथ अमेरिका में ना रूल होता था स्पेन का और पोर्चुगल का, उसमें भी ज़्यादा था स्पेनिश थे और पोर्चुगीज भी थे। तो जो स्पेनिश एरिया था जहाँ पे वो रूल करता था, उसके खिलाफ वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके इंस्पायर करके रेवोल्यूशन लाने वाले कौन थे, साइमन बॉलीवर। साइमन बॉलीवर से प्रेरित आपका बोलीविया भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। साउथ अमेरिका में एकमात्र देश जिसने साइमन बॉलीवर पे अपना नाम रखा है वो है आपका बोलीविया, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है, साउथ अमेरिका में जो दूसरा सबसे बड़ा लेक है, लेक टिटिकाका, ठीक है, वो बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे स्थित है। सबसे बड़ा जो लेक है साउथ अमेरिका में वो है लेक मैरिकाइबो, ये कहाँ पे है, वेनेजुएला। जो लेक टिटिकाका है ये एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन्स पे सिचुएटेड है, ठीक है। एंडीज याद रखना, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, नेविगेबल का मतलब नौ परिवहन जहाँ पे होता है, वो लेक टिटिकाका है जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है। तो बोलीविया भी कहाँ पे पाया जाता है, एंडीज माउंटेन रेंज में है। कैपिटल इसका देखो लापाज है। लापाज मतलब जो गवर्नमेंट है और जो लेजिस्लेचर है वो बैठता है लापाज में, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वो बैठता है सुक्रे में। इसकी करेंसी क्या है, बोलीवियानो। कजाकिस्तान, उसने ज्वाइन कर लिया है अब्राहम रिकॉर्ड्स। ये देखो ये हैं अब कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, कासिम काइव, ठीक है, कासिम जोमार्ट तोकाएव, ये हैं प्रेसिडेंट कजाकिस्तान के। और ये देखो इनको तो आप पहचानते हो, ये कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट, ठीक है। ये देखो क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने आपका आयोजित किया था C5+1 समिट मीटिंग। ये C5+1 समिट मीटिंग हुआ था। C5 मतलब क्या, ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कौन कौन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक एंड उज्बेकिस्तान। ये इकट्ठा हुए थे, और 1 कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स। ध्यान रखना जब ईरान न्यूक्लियर इशू हो रहा था, P5+1 मीटिंग हुआ करता था। P5 था परमानेंट 5 मेंबर कंट्री
ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? 1 था आपका ईरान, बहुत बार क्वेश्चन पूछता था। P5 में कौन आता है? P5 1 किसको डिनोट करता है? उसी तरह याद रखना C5+1। C5 का मतलब होता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज 5, कजाक, तुर्कमेन, ताजिक, किर्गिज और उज्बेकिस्तान। 1 कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की दिलचस्पी इसमें क्यों है? ये जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, ये पहले सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। 1991-92 में सोवियत संघ खत्म हो गया, ये कंट्रीज आज़ाद हो गए। आज भी सोवियत संघ, आज भी यहाँ पे रशिया का बहुत बड़ा दबदबा है और ये चाइना भी यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस रखता है। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ घुसना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसीलिए वो चाहता है कि वो यहाँ पे घुसे। इसीलिए देखो वो अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस भी चाहता है। ठीक है, इसने मीटिंग की वाशिंगटन डीसी में, वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि कजाकिस्तान जो है वो ज्वाइन करेगा अब्राहम अकॉर्ड्स को। ठीक है, अभी आते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स पे। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायेव, ये तो याद रहेगा। देखो अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम जो है ना, इनका मेंशन बाइबल में है। बाइबल को देखो, जुडाइज्म को हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, मतलब बोलचाल की भाषा में जूस सुनते हो, जूस हैं ये, यहूदी हैं। क्रिश्चियंस भी मानते हैं और इस्लाम भी मानता है। ठीक है, इस्लाम में यहूदी, जूस और क्रिश्चियन तीनों अब्राहम को मानते हैं अपना फादर फिगर। ठीक है, इसी के नाम पे यह अकॉर्ड रखा गया है। अब्राहम अकॉर्ड जो था, इसको ब्रोकर किया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो भी 2017 में बने थे प्रेसिडेंट। तो 2020 में इन्होंने क्या किया, इजराइल और उसके जो मुस्लिम अरब नेबर्स है उनके बीच में शांति समझौता करने की कोशिश की थी। 2020 में ये लोग इकट्ठे हुए थे यूएस में, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ये कहा गया कि यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन इजराइल को मान्यता देगा, उसके साथ रिलेशनशिप को नॉर्मल कर लेगा, वॉर नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा ये अब्राहम अकॉर्ड है, ये जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों को मानने वालों के बीच में एक समझौता है। बाद में मोरक्को और सूडान, इन्होंने भी इस एग्रीमेंट को साइन किया। देखो सबने इजराइल को मान्यता दे रखी है, सबने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रखा है, सूडान ने अभी तक नहीं किया। सूडान में हो रहा है आपका सिविल वॉर, इसके कारण सूडान अभी तक उस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर पाया है। यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को, इन्होंने इजराइल के साथ अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, जो पहला अरब कंट्री था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी वो था इजिप्ट 1979 में, इसको कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड। 1979 में यूएस के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उन्होंने मध्यस्थता की। कैंप डेविड ये यूएस में है, वहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सदात वो मिले। इजिप्ट पहला अरब कंट्री बन गया जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया 1979 में। इसका परिणाम क्या हुआ, बाद में अनवर सदात को असैसिनेट कर दिया गया था। तो इजिप्ट के बाद फिर इजराइल को मान्यता देने वाला कंट्री कौन था? जॉर्डन। इसका मतलब कितने अरब कंट्री हैं जो इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं? इजिप्ट, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, ये तो कंफर्म है। कितने हो गए? 5 हो गए ना। बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। आप सुनते होंगे पैलेस्टीन, हमास, ये सब सुनते हो ना। जो पैलेस्टीन का एरिया है उसको यूनाइटेड नेशंस ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद। उसने कहा एक पार्ट पे कौन रहेंगे? ज्यूज़ रहेंगे, इसराइलीज रहेंगे, ठीक है, और एक पार्ट पे रहेंगे मुस्लिम्स, पैलेस्टीनियन अरब्स हैं वो लोग। इजरायली क्यों कहते हैं कि ये ज़मीन हमारा है? क्योंकि वो कहते हैं 2000 साल पहले हम यहाँ पे रहते थे और इजिप्शियंस ने हमें यहाँ से निकाल दिया था, तो ये हमारा एंसेस्टर लैंड है और हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। बहुत सारे चीज़ हैं इसमें। यूनाइटेड नेशंस एग्री कर गया, दोनों का पार्टीशन हो गया। अरब इसराइल को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, वॉर हुआ, अरब हार गए, इसराइल बन गया। फिर 1967 में अरब देशों ने मिलकर, इजिप्ट भी उसमें शामिल था, इसराइल पे अटैक किया। इसराइल ने फिर उनको भी हरा दिया। 1973 में फिर इन्होंने इसराइल पे अटैक किया, इसराइल ने उनको भी हरा दिया।
आपने सुना होगा वेस्ट बैंक, और आपने सुना होगा गाजा। गाजा पे क्लेम करता था, जब ब्रिटिश यहाँ से चले गए ना, तो गाजा को इजिप्शियंस, हिंदी में इसको मिस्र बोलते हैं, इन्होंने गाजा पे कब्जा कर लिया। लेकिन फिर जब वॉर हुआ इसका इसराइल के साथ, तो इसराइल ने गाजा पे कब्जा कर लिया और गाजा इनके अंदर है। वेस्ट बैंक ये जॉर्डन का था, ये इसराइल ने जॉर्डन को हरा के इस एरिया को कब्जा कर लिया। आज पैलेस्टीनियंस इसी एरिया में रहते हैं, ठीक है, स्पेशली गाजा। गाजा में आप जानते हो इसराइली हैं, झगड़ा चल रहा है। हमास एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है जो चाहता है इसराइल को ख़त्म कर देना। 2023 में इसराइल पे उसने अटैक किया था, बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया था। फिर इसराइल ने उसके बाद अटैक किया, लेबनान पे किया, यहाँ किया, वहाँ किया, वो झगड़ा चलता आ रहा है, ठीक है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि गाजा में पीस होना चाहिए, और फिर अरब देश ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता दे किसको, इसराइल को। बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद सऊदी अरेबिया भी इसराइल को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो डिपेंड करता है गाजा में सिचुएशन कैसा है, ठीक है। इतना है, थोड़ा एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे दिया, पूरा ठीक से नहीं बताया इसको। नेक्स्ट स्पोर्ट्स में आ जाओ। राहुल वीएस ये हैं, ये इंडिया के बन गए हैं 91st चेस ग्रैंड मास्टर, ठीक है। ये तमिलनाडु के हैं। 6th आसियान इंडिविजुअल चैंपियनशिप चेस का हुआ था फिलीपींस में, उसका ये टाइटल जीते। और जो नेसेसरी इनके ज़रूरत था एलो रेटिंग्स का और नॉर्म्स का, वो इनका पूरा हो गया। देखो चेस जब खेलते हैं इंटरनेशनल चेस, जो फीडे, फीडे कौन है फीडे, फीडे होता है जो चेस को रेगुलेट करता है वर्ल्ड में। ऑफिशियल नेम इसका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, सॉरी इंग्लिश नेम है इसका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, लेकिन इसका फ्रेंच नेम है ना, उसी से ये फीडे फीडे कहलाता है, FIDE। तो उसमें क्या होता है कि वो कहता है ना कि जो इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट है जो मुझसे मान्यता प्राप्त है, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उसमें अगर इतना पॉइंट्स इकट्ठा कर लोगे और इतने नॉर्म्स इकट्ठा कर लोगे तो फिर आपको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आसियान इंडिविजुअल चैंपियनशिप जीतकर राहुल वीएस ने नेसेसरी एलो रेटिंग पॉइंट्स और इंटरनेशनल मास्टर्स नाम इकट्ठे कर लिए, और वो भारत के बन गए 91st ग्रैंड मास्टर। मज़े की बात क्या है, जो 90th ग्रैंड मास्टर है ना, वो भी हैं इलमपर्ती, ये भी चेन्नई के हैं। और जो 89th है वो है S रोहित कुमार कृष्णा, जो अगस्त में बने थे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, 1988 में बने थे, वो चेन्नई के हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद भारत में चेस में ऐसा क्रेज़ बढ़ा, स्पेशली इन तमिलनाडु। आज देखो भारत बहुत सारा वर्ल्ड चैंपियन पैदा कर रहा है और अधिकतर तमिलनाडु से आ रहे हैं। तो अब भारत में जो 91 चेस प्लेयर है ना ग्रैंड मास्टर, मेल फीमेल मिला के, इसमें से 35 जो है ना वो सिर्फ तमिलनाडु से हैं। ये विश्वनाथन आनंद इफेक्ट है, ठीक है। चेस, इंटरनेशनल चेस में किसी प्लेयर को जो हाईएस्ट रेटिंग दिया जाता है या टाइटल दिया जाता है वो होता है ग्रैंड मास्टर का। ग्रैंड मास्टर के नीचे होता है इंटरनेशनल मास्टर, इसको IM भी बोलते हैं। ग्रैंड मास्टर में देखना ना GM लगा देते हैं, GM, ठीक है। तो इंटरनेशनल मास्टर के नीचे जो होता है वो होता है फीडे मास्टर, और स्टार्टिंग में आपको सफिशिएंट पॉइंट्स मिल जाएगा तो आप क्या बनोगे, कैंडिडेट मास्टर। इसका मतलब प्रोग्रेस कैसे करता है, एक कैंडिडेट मास्टर बनेगा, फिर फीडे मास्टर बनेगा, फिर इंटरनेशनल मास्टर बनेगा, फिर ग्रैंड मास्टर बनेगा। वुमेन्स में ना आगे W लगा देता है, वुमेन ग्रैंड मास्टर, वुमेन इंटरनेशनल मास्टर, वुमेन फीडे मास्टर, होता यही है। थोड़ा स्टैटिक पोर्शन कर लो इसमें। भारत के फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे, आनंद, 1988 में। फर्स्ट वुमेन कौन थी, कोनेरू हम्पी इन 2002। अभी 3 वुमेन ग्रैंड मास्टर है भारत में, एक है कोनेरू हम्पी, दूसरा है हरिका, और तीसरा कौन है, R वैशाली। पहला इंटरनेशनल मास्टर भारत से कौन थे, मैनुअल एरॉन, ये भी चेन्नई के थे, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन जिसको ये टाइटल मिला वो थे जयश्री खादिकर, इनको मिला था 1979 में ये
स्टैटिक पार्ट है वो थोड़ा सा देखना है। फिर इंडियन हॉकी वो सेलिब्रेट कर रहा है अपना सेंटेनरी। सेंटेनरी का मतलब 100 ईयर्स। 1925 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन बना था, इसका मतलब ब्रिटिश टाइम था। 2008 में इसको भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया कुछ प्रॉब्लम्स से, और फिर 2009 में इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय हॉकी इंडिया। कहने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में जो हॉकी का रेगुलेटरी बॉडी है वो हॉकी इंडिया है अभी फ़िलहाल। अब क्योंकि देखो 7 नवंबर को इंडियन हॉकी फेडरेशन बना था, इसलिए 7 नवंबर 1925 को न्यू दिल्ली में एक सेलिब्रेशन किया गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी इंडिया के द्वारा, जिसमें इसका सेंटेनरी मनाया गया। क्वेश्चन का फ्रेम ऐसे कर सकता है, भारत में कौन सा स्पोर्ट्स बॉडी है जो 2025 में 100 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट? तो वो कौन होगा? हॉकी। ये याद रहेगा। आप जानते हो इंडिया हॉकी में एक समय दबदबा था इसका वर्ल्ड में। इंडिया ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। ठीक है, अभी तक ओलंपिक्स में इंडिया 13 मेडल जीत चुका है, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। वर्ल्ड कप हॉकी भारत अभी तक एक ही बार जीत पाया है। वो कब जीता था? कोलालमपुर मलेशिया में, जब उसने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था 1975 में। और प्रेसिडेंट कौन है हॉकी इंडिया के? दिलीप टर्की। हॉकी में ही रहते हैं। तमिलनाडु आपका होस्ट करेगा 14th FIH मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025। ये 2 सिटी में आयोजित किया जाएगा, मदुरई और चेन्नई। चेन्नई में आपका सेमीफाइनल और फाइनल होगा। ठीक है, ये नवंबर और दिसंबर में आपका होने वाला है। इंडिया 4th टाइम है जब FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। इंडिया पहली बार होस्ट किया था 2013 में न्यू दिल्ली में, फिर 2016 लखनऊ में, जो इसको जीता भी था जो वो भारत ने, फिर 2021 भुवनेश्वर में, और अभी होगा तमिलनाडु 2025 में। 4 हो गया। तमिलनाडु में ना 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले इसमें कितने करते थे? 16। जैसे 2023 में जो 13th FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था कोलालमपुर मलेशिया में, उसमें 16 टीम पार्टिसिपेट किए थे। इस बार बढ़ा के कर दिया गया 24। इसमें पाकिस्तान भी क्वालिफाई किया था, लेकिन फिर आप जानते हो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब है। पाकिस्तान ने कहा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को, हमारे लिए अलग न्यूट्रल जगह पे मैच करवाओ, जैसे क्रिकेट में हो रहा है ना। FIH ने कहा आप घर पे ही बैठे रहो। पाकिस्तान को बाहर करके उसके जगह पे किस टीम को शामिल किया गया? ओमान को। इसमें कौन खेल सकता है जिसका एज 21 ईयर्स से कम होगा? थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लें। पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी 1979 में हुआ था वर्से फ्रांस में। उसके बाद ये हर 4 ईयर्स पे होने लगा, लेकिन फिर FIH ने डिसाइड किया कि 13 एडिशन के बाद, ठीक है, इसको हम लोग आयोजित करेंगे 2 ईयर्स पे। तो 13th एडिशन हुआ था कोलालमपुर में 2023 में, और 14th जो है 2025 में हो रहा है। इसका मतलब अब हर कितने साल पे ये आयोजित होगा? 2 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी कितने सालों के बाद होता है? 2 ईयर्स के बाद होता है। सबसे सक्सेसफुल टीम जो है ना इसमें जर्मनी है, उसने इसको 7 टाइम्स जीता है। कोलालमपुर में जो 2023 में हुआ था उसको भी जर्मनी ही नहीं जीता था, इसलिए डिफेंडिंग चैंपियन अभी कौन है? जर्मनी। इंडिया ने इसको देखो 2 बार जीता है, 2001 होबार्ट ऑस्ट्रेलिया और 2016 लखनऊ इंडिया में जीता है। अभिषेक शर्मा, उन्होंने मेंस T20 में आपका एक रिकॉर्ड बनाया है, ये सब आप जानते ही होंगे। फटाफट बता दें। ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट प्लेयर हैं, पहले मेंस T20 इंटरनेशनल के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 1000 रन्स बनाए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में थे ना, इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था। तो जो अंतिम T20 हो रहा था मेलबर्न में, सॉरी ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन में जो हो रहा था वो बारिश के कारण नहीं हो पाया। वहाँ पे इन्होंने 1000 रन का आंकड़ा पार किया, और इन्होंने इसके लिए सिर्फ कितने बॉल्स खेले हैं? 528।
तो रिकॉर्ड किसका तोड़ा? टिम डेविड का। ये ऑस्ट्रेलियन है, इन्होंने 569 बॉल्स में पहला 1000 रन बनाया है अपना, तो उसका रिकॉर्ड को तोड़ दिया अभिषेक शर्मा ने। भारत की बात करें तो भारत में इससे पहले ये रिकॉर्ड था सूर्य कुमार यादव के पास, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया अभिषेक शर्मा ने। फिर इनिंग्स की अगर बात करें, ठीक है, भारत में सिर्फ भारत में, तो सेकंड फास्टेस्ट है आफ्टर विराट कोहली। विराट कोहली ने अपने 1000 रन 27 इनिंग्स में बनाए थे, और अभिषेक शर्मा ने कितने इनिंग्स में बनाए? 28 इनिंग्स में। ये याद रखना, ये सारा जो रिकॉर्ड है ना, वो टॉप 10 कंट्रीज़ के लिए है। जैसे नेपाल भी खेलता है, ओमान भी खेलता है, हांगकांग भी खेलता है, ये सब, उसमें तो बहुत रन्स बनते हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। आईसीसी का जो टॉप 10 T20 रैंक वाले जो कंट्री है ना, उसका ये रिकॉर्ड है यहाँ तक, ठीक है। फटाफट हम लोग देख ले एमसीक्यू क्या है। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फटाफट देख ले। फर्स्ट, in which case the Supreme Court has held that a person who has been arrested for any offence under law needs to be informed of the cause of his arrest in written form। ठीक है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको बताना पड़ेगा रिटन फॉर्म में, उसी के भाषा में, कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। केस ए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रभाकर पांडुराग संगगिरी। बी, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सी, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। डी, मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ई, नन ऑफ दिस। आप जानते हो ये जजमेंट किसमें दिया गया था? मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑन विच डे इज द नेशनल लीगल सर्विस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 17 सितंबर, ऑप्शन बी 9 नवंबर, ऑप्शन सी 27 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 फरवरी। ई, नन ऑफ दिस। भारत में किस दिन नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है? 17 सितंबर, 9 नवंबर, 27 दिसंबर, 21 फरवरी, नन ऑफ दिस। आप जानते हो इसका आंसर क्या है? 9 नवंबर, है ना, क्योंकि इस दिन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लागू हुआ था। थर्ड, कैंसर इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय ए, वायरस, बी, बैक्टीरिया, सी, प्लाज्मोडियम, डी, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। ई, नन ऑफ दिस। कैंसर क्यों होता है? देखो, ना तो वायरस है, ना तो बैक्टीरिया, ना प्लाज्मोडियम है, ये क्यों होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ सेल। Question 4. Which sporting body in India is celebrating its centenary year in 2025? Cricket, chess, badminton, hockey, none of these. आप जानते हो कौन सेलिब्रेट कर रहा है? हॉकी। इंडियन हॉकी फेडरेशन 7 नवंबर 1925 को बना, उस हिसाब से 100 ईयर्स हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, अभिषेक शर्मा broke the record of which player for scoring the fastest 1000 run for minimum deliveries played in the men's T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। कम से कम डिलीवरी में 1000 रन स्कोर करने वाले अभिषेक शर्मा ने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? ए, सूर्य कुमार यादव, बी, एवी डिविलियर्स, सी, विराट कोहली, डी, टिम डेविड, ई, नन ऑफ दिस। उसने ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। आज का वीडियो लंबा है, ठीक है, कुछ न्यूज़ थे इसी कारण लंबा हो गया, और कुछ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दो और हमें सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करो? सब्सक्राइब करो, कुछ कमेंट कर दो। आज के वीडियो का जो MCQs है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।